की निकाय चुनाव में सबसे पहले बिहार सरकार ने शुरुआत की। इस बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। इसी बिहार में सबसे पहले साइकिल योजना को लेकर के एक बड़ी सोच सरकार ने शुरू की और इसी बिहार में सभी महिला कर्मचारियों को माहवारी की छुट्टियां तय की गई सबसे पहले। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिहार के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे उनके प्रयास हैं। प्रयास के इम्प्लीमेंटेशन पे बात की जा सकती है। जैसा उषा दीदी ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं की जो स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के जो बेहतर कार्य हो रहे हैं। इवन मैं बताऊं कि महिला पुलिस कर्मियों की संख्या देश भर में सबसे ज्यादा इसी राज्य में है। तो जब आप घूमेंगे इस राज्य में, यहाँ की सड़कों पे, तो आप महिला पुलिस कर्मियों को भी एक सशक्तिकरण के रूप में देख सकेंगे। और ट्रांसजेंडर समुदाय को भी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत इस सरकार ने ही शुरू की है। तो एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और जो मेरा विषय है वो बिहार की कुजिन्स पे, तो शराबबंदी को लेकर के लेकिन मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा, आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि पुराने राजगृह में, जो राजगीर है आज, मगध साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, जातक कथाओं में जो बौद्ध युग में हम चलते हैं, यदि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, तो जातक कथाओं में जो जिक्र है यहाँ पे, तो उसमें शराब और शराबबंदी दोनों का जिक्र है। कौविल ने जो जातक कथा लिखी है उसमें राजगृह में एक ऐसे पर्व का जिक्र आता है जहाँ पे केवल शराब पी जाती थी। शुरान छत्र उस मेले का एक नाम हुआ करता था। और कहते हैं कि वो मेला बहुत दिनों तक चला और लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण ये था कि लोग शराब पी करके उन्मत्त हो जाया करते थे, आपस में लड़ाई झगड़े करते थे और इससे जो कलह होता था उससे समाज पे बहुत ज्यादा असर होता था। तो कहते हैं ब्रह्म जातक नाम है उसका, उसमें लिखा है कि उस दौरान राजा ने निर्णय लिया कि अब शराब नहीं पी जाएगी एक साथ। ये शराबबंदी को लेकर के मुझे लगता है कि एक पहला कोई प्रयोग है जो बहुत पहले जो शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक और कथा है, जातक कथा ही है, कि एक बार राजा ने किया ये कि अपने राजप्रसाद में, जो राजमहल उनका हुआ करता था, वहाँ पे बहुत बड़ी शराब का एक जश्न किया। शराब पीने का जो वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। कहते हैं कि राजप्रसाद में जब सभी लोग आ गए, शराब पिए, बहुत भारी लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद जाकर के शराब को लेकर के पूरी तरीके से बैन कर दिया गया कि शराब नहीं पी जाएगी सार्वजनिक रूप से। यदि दवा के रूप में, औषधि के रूप में कोई प्रयोग होगा तो किया जा सकता है। इसका क्रम आगे बढ़ाइए तो 1632 ईस्वी में एक ब्रिटिश कामगार हुआ करते थे, नाम था उनका पीटर मुंडी। उनकी एक यात्रा है आगरा से पटना तक। आगरा से पटना तक वो आते हैं और इस बीच जो वो देखते हैं, अपनी किताब में उन्होंने जिक्र किया है, एक टूर टू आगरा टू पटना। तो उसमें एक सासाराम में वो आते हैं। 15 सितंबर का दिन है 1632 का। सासाराम वही जो शेरशाह ने जहाँ राजधानी बनाई थी। और उस सासाराम में जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने लिखा है कि उन्हें शराब की तलब महसूस हुई। उस शराब के लिए उन्होंने पूछा, ढूंढा, थोड़ा इधर गए, थोड़ा दाएं गए, थोड़ा बाएं गए, उनको नहीं मिली शराब। तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे शराब क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ पे शराब नहीं मिलने का कारण क्या है। तब उनको बताया जाता है कि भाई इस इलाके में यदि आप शराब पिएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और यदि आपका घर है यहाँ पे तो उसको ढहा दिया जाएगा। इस प्रकार के शराबबंदी को लेकर के भी ऐतिहासिक जिक्र है, जो बाद में जब ये नीतीश कुमार की सरकार ने 2016 में निर्णय लिया, तो मैं प्रभात खबर में उस समय काम किया करता था। पहले निर्णय लिया गया था कि देशी शराब यहाँ पे नहीं बिकेगी। महिलाओं की मांग थी, देशी शराब नहीं बिकेगी, ये तय हो गया था। एक आध 2 दिन का वो फासला रहा होगा कि जब हम लोगों ने शुरू किया कि भाई देसी शराब नहीं बिकेगा, इतने देशी शराब के अड्डे हैं पटना में
और उसको कैसे कैसे बंद किया जाएगा, सरकार की क्या वैकल्पिक योजना है। लेकिन जब उसकी प्रसिद्धि नीतीश कुमार ने देखी कि पूरे देश भर में बहुत अधिक हो रही है कि शराबबंदी को लेकर कोई प्रयोग किया गया है, तो दिवाकर सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि बहुत आनन फानन में ये निर्णय ले लिया गया कि विदेशी शराब की भी बिक्री नहीं होगी। मुझे लगता है कि लोकप्रियता को लेकर के उठाया गया सरकार का ये फैसला था, जिसके बाद में कुछ दुष्परिणाम भी हैं, वो सामने आ रहे हैं, वो ट्रेजिक जैसी घटनाएं होती है। लेकिन महिलाओं के बीच तो ये संदेश गया है कि शराब यदि नहीं पी जाती है घरों में तो उससे समृद्धि आती है। समृद्धि आती है, ये आंकड़ा एक DMI का अध्ययन है, थोड़े दिनों पहले का है। ताकि सब यहाँ पे अध्ययन के उस्ताद बैठे हुए हैं, सबका अध्ययन है सरकार ये है। तो दूध पीने नहीं लगे, दूध से बने हुए उत्पाद की बिक्री बढ़ी है यहाँ पे 17%। ये भी आंकड़ा आया है एक सामने। और मैं चूंकि गांव से संबंध रखता हूँ और अपना गांव जाता रहता हूँ, मेरा गांव नालंदा में है, तो मैंने देखा है कि डेयरी की संख्या वहाँ बढ़ गई है। और हमारे यहाँ जो बिहार शरीफ में सुधा ने जो सबसे अपडेटेड जो डेयरी प्लांट खोला है, वहाँ पे दूध लोग पहुँचा रहे हैं या फिर दूध ले जाए जा रहे हैं, और वो पूरे देश भर में उनका सप्लाई है जो बढ़ता चला जा रहा है। अब आते हैं हम बिहारी कुजिन्स पे। आपने लिट्टी चोखा खाया होगा कल, जैसा बता रही हैं सब लोग। तो लिट्टी चोखा को लेकर के पहले तो हमारे व्यंजनों को लेकर के कैटेगराइजेशन है कि लिट्टी चोखा है, और इसके अलावा ठेकुआ है जो छठ के पूजा के दौरान आपने सुना होगा, उसकी बड़ी ब्रांडिंग हो रही है कि वो तो ठेकुआ का प्रसाद है। तो दरअसल ये मुझे जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया 4-5 सालों का मेरा जो शोध और अध्ययन चला, उसमें मेरा अनुभव यह है कि ठेकुआ हो या सत्तू को लेकर के पाणिनि का सबसे पहले प्रसंग आता है अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि यही हुए और उन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखे उसमें व्यंजनों का बहुत विस्तार से जिक्र है, खास करके बिहार के व्यंजनों को लेकर के। तो पाणिनि कहते हैं कि चावल का सत्तू सबसे पहले बनाया गया, सबसे पहले प्रयोग हुआ। ये पूरा इलाका चावलों का इलाका है। दरअसल आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं, यूनाइटेड बंगाल का हम लोग कभी हिस्सा हुआ करते थे, तो धान की खेती काफी यहाँ पे होती थी। तो धान में कई सारी वेराइटीज यहाँ पे थी, जिसका जिक्र पाणिनि ने भी किया है। और ह्वेनसांग बहुत दिलचस्प है कि ह्वेनसांग जब यहाँ आते हैं, वो नालंदा में जब पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको जो स्वागत किया जाता है वो महाशाली नामक धान का भात बना करके, चावल का भात बना करके उनको खिलाया जाता है। तो धान के बहुत सारे जिक्र थे। और जब वेराइटीज बताती है तो व्रीहि है एक और एक शाली है, और उसी में महाव्रीहि भी बताई जाती है और महाशाली बताई जाती है। तो मतलब जो आज आप हाइब्रिड की जो परिकल्पना संकल्पना देख रहे हैं, वो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी यहाँ पे। तो चावलों को लेकर के व्यंजन में सर्वाधिक प्रयोग किए गए। आप देखिएगा कि नया चावल जब आता है हमारे इस इलाके में, तो नए चावल का भात हम लोग नहीं खाते। नए चावल में हम लोग पुराने चावल का ही भात खाना पसंद करते हैं। और नए चावलों का सबसे पहले कुछ पकवान बनाया जाता है। तो पुआ जो पकवान बनना शुरू हुआ, माल पुआ जिसको कहते हैं, वो चावलों से उसकी शुरुआत हुई। और बाद में जैसे जैसे प्रयोग होते गए, जौ और जब मैदा आ गया, तब जाकर के उसका वो स्वरूप बदल गया। जो पिट्ठा एक व्यंजन है, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, वो तो पाणिनि ने भी जिक्र किया। उसका पिष्टक वो उसको बताते हैं, और पिष्टक से पिट्ठा तक की यात्रा है। वो मीठा भी है, तीखा भी है। आज का जो मोमोज देखा जा रहा है तो वो पिट्ठा हमारा उसी प्रकार का है। और उड़ीसा से हमारी महिला पत्रकार साथी आई होगी, तो वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में भी पिट्ठा का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। हाँ, और उसको बगिया कहते हैं, हमारे यहाँ मोहरा भी कहते हैं। नेपाल में चले जाइए तो मोमचा कहते हैं। तो अलग अलग नाम है इन व्यंजनों का, जो अपने आधार पे लोग देते हैं। तो चावलों को लेकर के ये प्रयोग हुआ। हमारे यहाँ जो ब्रांड बिहार, यदि हम कुजिन्स की बात करें, तो मुझे लगता है खाजा खिलाया गया है। यदि नहीं खिलाया गया तो आप लोग नालंदा यदि जाएंगे तो आपको खाजा का एक पूरा शहर है जो खाजा बनाता है केवल। और वो खाजा बहुत अच्छा, बहुत विशिष्ट पदार्थ है। इसको पाणिनि ने पलल बताया है। और फणीश्वरनाथ रेणु तक ने लिखा है कि खाजा में बहुत सारे लेयर्स होते हैं।
और वो लेयर्स होते हैं, हर लेयर में समान स्वाद, समान गंध और वो समान जो आनंद मिलता है लोगों को, वो और वो बहुत लंबे समय तक ताजा रहता है। तो वो बौद्ध काल से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ का हमारे यहाँ एक मिठाई है, इसे जीआई टैग भी मिला है, और ये सिलाव खाजा के नाम से ही उसको जीआई टैग मिला है। तो उसके अलावा सारिपुत्र जो बुद्ध के एक से हुआ करते थे, उनका जन्म नालंदा में हुआ, नालंदा के पास ही सिलाव है, और कहते हैं कि सारिपुत्र को खाजा बहुत ही प्रसिद्ध था। जातक कथाओं में, बौद्ध पाली साहित्य में इसका खूब जिक्र किया गया है, और वो लगातार इसका प्रसंग भी है। तो वो खाजा हो गया। देखिए पुराना जो राजगृह था हमारा, जो राजधानी रही लंबे समय तक, विरद्रथ वंश से शुरू होकर के, और बाद में इतनी लंबी परंपरा रही यहाँ पे मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द व्यंजनों पे आधारित कस्बे आपको मिल जाएंगे। जैसे सिलाव में आपको खाजा मिल जाएगा। तो आप देखिए गया में आप लोग जाएंगे यदि, तो गया में तिलकुट, तिल पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। वो शहर तिलकुट भी बनाता है, तिल को कूट कूट करके उसको उसमें मीठा और किसी ने शर्करा डाल दी, किसी ने गुड़ डाल दिया, इस तरीके के प्रयोग से तिलकुट बनाया गया है। तिलवा भी बनाया गया है और अनरसा भी बनाया गया है, उसमें भी तिल का खूब प्रयोग होता है। तो भले हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र से साथी होंगे, सबसे ज्यादा तिल का उत्पादन वहाँ पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में तिल पे सर्वाधिक प्रयोग किए गए हैं। तो वो व्यंजन यदि आपको चखने का मौका मिले तो आप जरूर उसका आनंद लेंगे। और देखिए फिर पेड़े की हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो दूध उत्पादन से वो जुड़ा हुआ है। तो कई सारे व्यंजन हैं, कई सारे किस्से हैं उसके। रविशंकर जी, सॉरी टू इंटरप्ट बिकॉज़ टाइम इज शॉर्ट। Okay. With such interesting talk and dishes, you know, I remember. And also you made everyone more hungry. Yeah. So everybody saying now they're feeling even more hungry with all this talk of food. Okay. It is not only hungry, but I just recalled a quote by Werner Herzog. Werner Herzog is a famous German filmmaker. He has made films like Wrath of the God, Nosferatu, like that. You know, he quotes that the only art after filmmaking is cooking. Very true, very true. And it gets lost in the drudgery of everyday cooking for women. Which is such a tragedy. मैं एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि बिहार की नज़र से देखिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग घूमेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको महसूस होगा। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और बिहार को वेब सीरीज की नज़र से नहीं देखिए। और इफ्तिकार साहब कलीम आजिज यहीं के हुए हैं। कलीम आजिज की एक शायरी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कलीम आजिज जिनको भी शायरी से रुचि होगी यहाँ पे, कि दामन पे कोई छीट न, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, और तुम दोस्त हो के दुश्मनों को मात करो। तो बिहार को बिहार की नज़र से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much, Ravi.